तो इस वीडियो लेक्चर में हम मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम लॉ कवर करेंगे। तो मुस्लिम लॉ डिफर्स करता है लॉ ऑफ मेंटेनेंस में अदर अदर सिस्टम जैसे हिंदू लॉ क्रिश्चियन उनसे डिफर करता है। अब पर्सन एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम लॉ कौन कौन से लोग होते हैं जिनको मेंटेनेंस मिल सकती है? वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, अदर रिलेशन। Muslim wife. Muslim husband obligation to maintain his wives arises in following two circumstances. दो circumstances में उसको अपनी वाइफ को मेंटेन करना है, ये सिचुएशन अराइज होती है। फर्स्ट वन इज ऑन अकाउंट ऑफ स्टेटस अराइजिंग आउट ऑफ वैलिड मैरिज है, और या फिर कोई प्री निपिटल एग्रीमेंट हुआ है शादी से पहले पेरेंट्स के कि ये मेरी बेटी को मेंटेन करेगा। मुस्लिम हस्बैंड बाउंड टू मेंटेन हिज वाइफ इवन इफ शी इज रिच, वो रिच भी है फिर भी हस्बैंड ही उसको मेंटेनेंस देगा। वाइफ्स राइट टू मेंटेन इज अ डेब्ट अगेंस्ट हस्बैंड हैज प्रायोरिटी ओवर द राइट ऑफ ऑल अदर पर्सन टू रिसीव मेंटेनेंस। वाइफ का जो राइट है टू रिसीव मेंटेनेंस सारे जो भी अदर रिलेशन है उससे ऊपर है। Muslim husband bound to wife of valid marriage only who attained the age of puberty till she remains faithful to him। अगर वो कहीं अडल्ट्री में चली जाती है तो हस्बैंड उसको फिर मेंटेनेंस नहीं देगा। मुस्लिम वाइफ डजेंट लूज हर राइट टू मेंटेनेंस अगर वो अपने हस्बैंड के साथ लॉफुल ग्राउंड्स पे रहने के लिए मना करती है तो उसका राइट टू मेंटेनेंस नहीं जाएगा। और अगर मैरिज कंज्यूमेटेड नहीं हुई है क्योंकि हस्बैंड ने अभी प्यूबर्टी अटेंड नहीं की है, हस्बैंड है नहीं और इनलेस की वजह से, तो इस इन वजह से मुस्लिम वुमेन राइट टू मेंटेनेंस लॉस लूज नहीं करेगी। Quantum of one based on status and financial position of wife। हनाफी पोजीशन ऑफ बोथ पार्टीज भी हम हनाफी में देखते हैं। हनाफी में हमने देख लिया, हम शिया में देखते हैं। ओनली पोजीशन ऑफ हस्बैंड की देखे जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ वाइफ एज टू फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, सर्विस, ये सब दिया जाएगा। वाइफ एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेजिडेंस इन केस ऑफ मोर देन वन वाइफ। अगर वो ज्यादा वाइफ रख रहे तो वाइफ को एक अलग रेजिडेंस दिया जाएगा। अब हम देखते हैं डाइवर्स वाइफ के क्या राइट होते हैं मेंटेनेंस पे और डाउ पे। डाइवर्स वाइफ इज नॉट एंटाइटल फॉर मेंटेनेंस आफ्टर इद्दत। इद्दत के पीरियड तक देगा उसको मेंटेनेंस डाइवर्स वाइफ को, उसके बाद नहीं देगा। इफ मैरिज डिसॉल्व बाय डेथ शी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस इवन ड्यूरिंग इद्दत। अगर मैरिज डिसॉल्व हो रही है, हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर कौन ही मेंटेनेंस देगा? फिर इद्दत पीरियड पे भी नहीं मिलेगी। इफ शी इज ऑर्डर्ड अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी एंड लेटर इफ हस्बैंड शी कांट क्लेम। अगर डाइवोर्स के बाद इनमें सिर्फ इद्दत पीरियड तक मेंटेनेंस मिलती है, लेकिन अगर उसने 125 सेक्शन के अंडर मेंटेनेंस ले रही है तो फिर उसको नहीं मिलेगी डाइवोर्स के बाद इद्दत पीरियड तक भी। सीजी चंद्रचूड सेज दैट इवन आफ्टर डाइवोर्स ऑब्लिगेशन मेंटेन वाइफ रन्स एंड गिव्स, लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अलग वो दिया। 241 and 242 verses of Quran provision should be made for divorced women in addition to her is the prior obligation of husband। ये खुद कुरान में लिखा है। तो चीफ जस्टिस ने ये कोट किया, कुरान ऑलवेज प्रोवाइडेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स्ड वाइफ, तो आप इसको रिवोक नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं मेंटेनेंस अंडर प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट्स। वाइफ कैन पुट कंडीशन ऑफ हर मेंटेनेंस इन केस ऑफ इल ट्रीटमेंट बाय हर हस्बैंड। हस्बैंड टेक सेकंड वाइफ, शी इज नॉट ओनली एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस बट ऑल्सो लिव सेपरेटली। वाइफ एंटाइटल्ड फॉर स्पेशल अलाउंस ऑफ कर्चे पंदम, दैट इज रेगुलर एक्सपेंस टू बी इनकर्ड बाय द वाइफ। उसको रेगुलर का खर्चा जो वो करती है उसके भी उसको पैसे मिलेंगे। अब हम देखते हैं मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। Okay, so a wife, whether Muslim, non-Muslim, is entitled to claim maintenance। मुस्लिम भी इसमें मेंटेनेंस ले सकती है सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर और ग्राउंड ऑफ हस्बैंड निग्लेक्ट, रिफ्यूजल टू मेंटेन, कि हस्बैंड निग्लेक्ट कर रहा है और मेंटेन नहीं कर रहा है। ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ चिल्ड्रन अप टू मेजोरिटी अनसाउंड। अनसाउंड पेरेंट्स को वो करेंगे और चिल्ड्रन जो अनसाउंड होंगे उनको करेंगे, और अप टू द मेजोरिटी। सेक्शन 125 3 वाइफ्स लिव सेपरेटली, मैजिस्ट्रेट सी रीजनेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड। अगर वाइफ दूर रहती है तो मैजिस्ट्रेट दे सकता है कि अगर वो रीजनेबल ग्राउंड की वजह से हस्बैंड से दूर रह रही है तो उस केस में भी उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। नो वाइफ इज एंटाइटल फॉर मेंटेनेंस इफ लिव्स इन अडल्ट्री, एंड वो बिना किसी रीजन के उससे दूर रह रही है या फिर
अडल्ट्री में रह रही है या फिर मतलब कि किसी और के साथ उसका नाजायज संबंध है। बट मुस्लिम हस्बैंड है प्रिविलेज टू गिव तलाक ऑन फाइलिंग ऑफ मेंटेनेंस पेटिशन बाय द वाइफ रीजनेबल ओनली टू मेंटेनेंस फॉर 3 months ऑफ इद्दत। मुस्लिम हस्बैंड को ये होता है कि अगर किसी की वाइफ ने सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल कर दी तो वो उसको क्या बोलते हैं वो तलाक के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अब हम इसका केस देखते हैं, बाही तहीरा वर्सेस अली हसन। Justice Krishna Iyer, every divorcee wife Muslim entitled for maintenance and dissolution of under personal doesn't make any difference. केस में ये कि divorce इसका फिर कोई difference नहीं करेगा। Section 125 includes wife divorced by talaq who obtain divorce under dissolution of Muslim marriage। अगर कोई wife खुद से divorce लेती है तो उसको भी फिर maintenance मिलेगा। अगर ऐसा होता है कि बाद में देख रहे हैं कंडीशन सही हो गई है, उसने दूसरी शादी कर ली या फिर वो एक बार में एलिमनी ले रही है तो फिर कैंसिलेशन कर सकते हैं मेंटेनेंस की ऑन चेंज इन सर्कमस्टांसेस। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कैन बी चेंज ऑन रिटायरमेंट ऑफ द हस्बैंड एनी एलिमेंट, या हस्बैंड को कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो पहले जितनी अर्निंग नहीं कर पा रहा है। Maintenance order can be cancellation on the following grounds: remarriage, receipt of full amount, voluntary surrender, या फिर वाइफ ने खुद ही कह दिया कि मुझे कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए। Payment of dower and cancellation of maintenance under till the decision of Shah Bano case under section 127. Whole of the sum which under the custom person applicable was payable on such divorce was interpreted as payment amount by Muslim। ये तो डॉवर देते तो उसको क्या कहते थे, ये डाइवोर्स का अमाउंट दे दिया कि मेंटेनेंस। द रेज दिस रेज्ड अ क्वेश्चन इज टू वेदर मुस्लिम वाइफ राइट टू क्लेम। तो क्या डॉवर देने से जो मुस्लिम वाइफ का मेंटेनेंस लेने का हक है वो खत्म हो जाता है। These issues are discussed in the following cases। अब हम इसको केस बाय केस स्टडी करते हैं। बाई तहीरा वर्सेस अली हुसैन। Parties married in the year 1956 and were blessed with a son। 1956 में उनकी शादी और एक बेटा हुआ। But in 1962 the marriage break down and the husband pronounced talaq। Okay, dispute started on a flat in which husband kept his wife, resulted in a compromise to held that said flat by the wife and rupees 5,000 as meher, and in return wife renounced her right over the property of husband। After some days wife financial क्राइसिस शुरू हुई तो वाइफ ने सेक्शन 125 फॉर हर माइनर सन के लिए पेटिशन डाली। वाइफ सक्सेडेड बट हस्बैंड टुक मैटर टू द हाई कोर्ट एंड वॉन देयर। फिर मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे कंटेंशन हुई। सिस पार्टी लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट अंडर सेक्शन 25 ऑफ वाइफ नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस अंडर कॉम्प्रोमाइज ऑफ 19 मेहर मनी पेड टू वाइफ एंड ऑल क्लेम्स हेंस कांट क्लेम मेंटेनेंस। इस पे जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा said provision be interpreted as per values of society and legal system, and article 15 clause 3 also provide for special law to women, hence for the survival maintenance is necessary। rupees 5,000 meher amount can't satisfy one day need also, hence she can ask maintenance again, not allows wife for double benefit like one under and another statutory law that this। फिर इस डिसीजन को क्या किया, मुस्लिम्स ने प्रोटेस्ट किया कि ये तो गलत है कि अलग अलग फिर अलग से मेंटेनेंस। पहले तो फिर मोहम्मद शाह अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। Shah Banu married to Ahmad Khan, one who was an advocate but profession. In 1932, gave birth to 3 sons and 2 daughters. In 1975, she was driven out of matrimonial home by her husband, and hence she applied for maintenance in 1978 of rupees 500. On 6/11, he pronounced talaq in talaqul biddat form irrevocable divorce and pleaded not liable for money. He paid her maintenance of rupees 200 per month by way of meher money only, but just directed to pay 25 per month. Later the wife went to appeal to Hyde, where the amount enhanced to 179.20 per month as income of husband claimed to be 6,000. Husband came to the Supreme Court, held if wife is unable to maintain after period of talaq, she can claim maintenance under section 125 to invalidate the decision of Shah Banu। तो फिर आया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट।
Shahbano agreement was passed under which a Muslim divorcee can ask maintainer from in case of failure can ask from her higher lastly from वो अपने हस्बैंड से भी ले सकती है। फिर ये एक्ट आया, हस्बैंड का नहीं दे पा रहा तो उसके लीगल हायर से, अगर वो भी नहीं दे पा रहे तो इनका एक वक्फ बोर्ड होता है जहां सब ट्रस्ट मनी जुड़े होती है वहां से। स्टिल इवन इफ अ डाइवोर्सी फाइल्स हर क्लेम विल बी एंटरटेन, कोर्ट्स उसका क्लेम अगर फिर भी उसको नहीं हो रहा और वो क्लेम डालती है कोर्ट में तो कोर्ट उसको देखेगा, ऐसा नहीं है। Areas of maintenance. A wife can claim areas of amount has been fixed by the agreement under an order of the court. अब हम देखते हैं मेंटेनेंस टू द चिल्ड्रन। फादर की मेंटेनेट होती है कि वो अपने लेजिटमेट बच्चों को भरण पोषण करे टिल दे अटेन्स द एज ऑफ प्यूबर्टी। After divorce, father has to maintain child, and if child in custody, father has to pay maintenance to child. Mother's obligation to maintain children if father is poor. Mother is rich, then she has so. But under Shia, in case of father is poor, grandfather has to maintain. Parental obligation to maintain major children. In case of disability, disease and mental disability, both mother and father has to maintain. अगर disability हो रही है तो रेशो होगा. In case of girl, till her marriage. हम इसको केस से देखते हैं। Muhammad versus Noorjahan. After divorce, daughter was living with mother. Father obtained custody but didn't execute if daughter continued to stay therein. तो उन्होंने कहा कि अगर डॉटर वहां रहेगी तो मैं मेंटेन नहीं दूंगा, डॉटर इज एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस। दीन साहब वर्सेस मोहम्मद हुसैन 1945 बॉम्बे 490। फादर ऑफ टू daughters, मदर अलाइव टुक सेकेंड मैरिज। दूसरी शादी हो गई, फादर था, मदर जिंदा थी। वेयर अपॉन द फॉर्मर वाइफ टुगेदर विथ हर टू डॉटर लेफ्ट हस्बैंड एंड लिव सेपरेटली। द फादर ऑफर टू कीप डॉटर्स विद हिम बट द ऑफर वाज रिजेक्टेड। हेल्ड डॉटर्स इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, क्योंकि उसने बोला तुम मेरे साथ रह लो, वो नहीं रह रहे तो फिर क्या कर सकते। एक एज है हमने जो पीछे पड़ी, ठीक है, तो जब तक उस एज तक तो माँ के साथ उसकी कस्टडी है, जब तक फादर देगा, लेकिन उसके बाद अगर वो ऑफर कर रहा है मेरे साथ रह लो, वो जब भी नहीं रह रही तो फिर फादर विल नॉट गेट। अब हम देखते हैं पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट। मेंटेनेंस बी इजी इन सर्कमस्टेंस, क्लेमेंट शुड बी पुअर। पुअर है पेरेंट्स तो उनको मिलेगी। इतना सारी बोथ मदर एंड फादर एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस, बोथ सन एंड डॉटर हैव ऑब्लिगेशन। इन केस ऑफ अलाइवनेस ऑफ पेरेंट नीड टू लुक आफ्टर ग्रैंड पेरेंट्स, नो नीड टू मेंटेन पर्सन्स ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्रीज। अब हम इसका देखते हैं जो आया था ये एक्ट, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवर्स एक्ट 9। It was controversially named landmark legislation passed by the Parliament of India in 1986 to protect the right of Muslim women who have been divorced by or have been obtained divorce from, जिनको डाइवर्स दे दिया या उन्होंने लिया अपने हस्बैंड से। Okay, to provide for matters connected or to incidental there. The act was passed to nullify the decision in the Shah Banu case. It is administered by the magistrate of the first class exercising jurisdiction under the CRPC. As per the act, a divorced Muslim woman is entitled to reasonable and fair provision and maintenance from her former husband, and this should be paid within the period of iddat. According to statement of objects and reason of this act, when a Muslim divorced woman is unable to support herself after the period of iddat, that she must observe after the period of her death of her spouse or after during which she may not marry another man, the magistrate is empowered to make an order for the payment of maintenance कि अब इसके रिलेटिव देंगे, who would be entitled to inherit, जो उसके legal है on the death according to Muslim law. But when a divorced woman has no such relative and does not have enough means to pay the maintenance, the magistrate would order the state work board to pay the maintenance. The liability of husband to pay the maintenance was thus restricted to the period of iddat तक देगा। बट फिर भी अगर वक्त से भी नहीं होता तो कहिए उस केसेस में द कोर्ट विल सी एज पर द सिचुएशन। द हाई कोर्ट्स हैव इंटरप्रेटेड जस्ट एंड फेयर प्रोविजन दैट अ वुमन इज एंटाइटल्ड टू पे maintenance during iddat period very broadly to include amount worth like 100,000 rupees. More recently, the Supreme Court in Daniel Latifi versus Union of India
read the act with Article 14 and 15 of the Constitution, which prevent discrimination on the basis of sex, and held that the intention of the framers could not have been to deprive Muslim women of their rights. Further, the Supreme Court construed the statutory provisions in such a manner that it does not fall foul of Article 14 and 15. The provision in question is Section 3 of 1A of Muslim Women and Protection 1986, which states that a reasonable and fair provision and maintenance to be made and paid to her within the iddat period by her former. The court held this provision means that a reason not limited for the iddat period, khali iddat ke liye nahi ho, as evidenced by the use of word within and not for. It extends for the entire life of the divorced wife until she remarries. फिर इस शाहबानो में आया, the Supreme Court held that a Muslim divorced woman who has no means to maintain herself is entitled to get maintenance from her husband even after the period of iddah. She can claim the same under Section 125 CRPC. Divorced women are entitled to maintenance not only for iddah from their former but also to reasonable and fair provision for future men. Section 3 of the act has to be given under the liberal. तो इसको फिर कोर्ट ने क्या किया, इसको लिबरल इंटरप्रिटेशन दी क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट था खाली इद्दत पीरियड तक. ये इसके सेक्शन है. ये बस मैंने आपको, अगर आपको एक बार रीड करनी हो तो इसलिए मैंने नोट्स में एड ऑन कर दिए. अब हम पढ़ते हैं गिफ्ट, हिबा. गिफ्ट को मुस्लिम टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, हिबा ही कहते हैं ना. गिफ्ट इज अ जेनरिक टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल ट्रांसफर. इसमें क्या होता है, गिफ्ट जो भी होते हैं विदाउट कंसिडरेशन होते हैं. हम गिफ्ट किसी को इसलिए थोड़ा ना देते, वो हमें इसके बदले अभी की अभी कुछ देगा. नो, गिफ्ट इज विदाउट कंसिडरेशन. अभी या बाद में वो हमें कुछ नहीं देगा, गिफ्ट हम अपनी खुशी से दे रहे हैं. In India, gift is considered equivalent to hiba, but technically, gift has much wider scope from hiba. The word hiba literally means the donation of a thing from which the donee may derive. It must be immediate and complete. Donation होता है हिबा का मतलब कि उससे उसको benefit मिलेगा. The most essential element of hiba is the declaration. I have given. As per Hidayah, hiba is defined technically as unconditional transfer of property made immediately and without any exchange or consideration by one person to another and accepted by or on behalf of the latter. अब फैजी क्या कहता है हिबा के बारे में. हिबा इज द इमीडिएट एंड अनक्वालिफाइड ट्रांसफर ऑफ द कॉर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट एनी रिटर्न. अब हम इसके एसेंशियल्स देखते हैं हिबा के. सिंस मुस्लिम लॉ यूज द लॉ ऑफ गिफ्ट एज अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरह, देयर मस्ट बी एन ऑफर. एक ऑफर होना चाहिए, एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए और एक ट्रांसफर होना चाहिए, कब्जा होना चाहिए. Thus the following are the essentials of valid gift. एक डिक्लेरेशन होना चाहिए डोनर की तरफ से कि मैं ये दे रहा हूँ गिफ्ट के तौर में, डोनेट कर रहा हूँ. देयर मस्ट बी अ क्लियर एंड अनएम्बिजियस इंटेंशन ऑफ द डोनर टू मेक. एक वो नहीं होनी चाहिए कि एम्बिजियस है, पता है या नहीं है. एक्सेप्ट अ गिफ्ट इज वॉइड इफ द डोनी हैज नॉट गिव. अगर वो नहीं लेता तो गिफ्ट वॉइड हो जाएगा. लीगल गार्जियन में एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर. अगर किसी माइनर को दिया जा रहा है तो उसकी जगह जो उसका लीगल गार्जियन होगा वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है. Delivery possession by the donor and taking of the possession by the donee. Okay. In Muslim, the term possession means only such possession as the nature of the subject is capable of. Thus, the real test of the delivery of is to see who whether the donor reaps the benefit. अब कौन उस property का benefit ले रहा है, उसी के पास तो possession होगी. If the donor is reaping the benefit, then the delivery is not done and the gift is invalid. Following are the conditions which needs to be satisfied for a valid gift. Parties, there must be two parties to gift. एक donor होना चाहिए, एक donee होना चाहिए. कंडीशंस क्या होती है, कौन कौन दे सकता है, मेजर पर्सन दे सकता है. और वो मेजर कौन होगा, गवर्नमेंट बाय इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत जो मेजर. साउंड माइंड का होना चाहिए, ट्रांजेक्शन उसे पता होना चाहिए, फ्री और फ्रॉडलेंट नहीं, फ्री होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होनी चाहिए, और कोई भी उस पर दबाव नहीं होना चाहिए. ओनरशिप होनी चाहिए उसके पास प्रॉपर्टी की, ऐसा नहीं वो किसी और की प्रॉपर्टी गिफ्ट दे रहा है.
A gift by a married woman is valid and subject to same legal rules and consequences. A gift by Pardination woman is also valid, but in case of dispute, the burden of proof that the transaction was not conducted by a court is on the donee. See, मैरिड वुमेन भी अगर करे ठीक है, पहले के टाइम क्या थी, पर्दानिशीन जो पर्दा करके रख, अब भी कहीं कहीं है तो वो भी वैलिड होगा, बट क्या होगा अगर कोई डिस्प्यूट अराइज करता है तो जो डोनी है, जो रिसिपेंट है, वो क्लेम करेगा कि ये विदाउट एनी कोर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ओके, क्योंकि पहले ऐसा होता था ना, उससे उन लोगों से ऐसे साइन करा लिए, कुछ करा लिया, फ्रॉड वगैरह नहीं कैसे। Gift by a person in insolvent circumstances is valid provided that it is bona fide and not merely intended to defraud the creditors. Conditions for donee. Donee के लिए क्या conditions होते हैं? Any person capable of holding property which includes a juristic person may be the donee. कोई भी person जो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है, इसमें juristic person भी इंक्लूड होता है, वो डोनी हो सकता है। मुस्लिम में ऑल्सो मेक अ लॉफुल गिफ्ट टू अ नॉन मुस्लिम। डोनी मस्ट बी इन एक्सिस्टेंस एट द टाइम ऑफ गिविंग द गिफ्ट, वो होना चाहिए जिंदा। इन केस ऑफ माइनर और ल्यूनेटिक है तो उसका पोजीशन है लीगल गार्जियन को दी जाएगी, वरना गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। गिफ्ट टू एन अनबॉर्न पर्सन को हम गिफ्ट नहीं दे सकते, वो वॉइड होगा। हावेवर गिफ्ट टू फ्यूचर टू एन अनबॉर्न, कि ये बड़ा आ जाएगा तो फ्यूचर के लिए देते तो हो जाएगा, क्योंकि इतने उसके गार्जियन के पास रहेगा। मेंटल कंडीशंस इन हीबा, अब हम इसका वो देख लेते हैं केस लॉस थोड़े। हुसैना बाई वर्सेस जोहरा बाई। A Parda Nasheen Muslim lady was brought from Nagpur to Burhampur. She has a fit of history, and soon after she was made to sign the imping gift. उसको एक फिट आया तो उसी वक्त उससे गिफ्टेड से दे, विदाउट अफोर्डिंग हर एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ टेकिंग इंडिपेंडेंट के किसी से, विदाउट हर एज टू व्हाट वर द कॉन्ट, उसको पता है। द कोर्ट सेड द गिफ्ट एड वाज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द लेडी अंडर कंपल्शन, इट वाज नॉट हर वॉलेंट्री एक्ट एंड द डीड वाज हेल्ड इनवैलिड। A subject matter क्या होता है? It must be designable under the term mall, things or good. It must be in excess at the time when the gift is thus the gift of anything that is to be made in future is void. The donor must own the gift. Muslim law recognize, ये सब जो ऊपर पड़ा उसका एक एक पॉइंट्स लिखा है। ओके, अब कितनी कोई डोनर प्रॉपर्टी कर सकता है? देखो, मान लो उसके हायर्स पे भी वो कर रही है कि उनकी प्रॉपर्टी का शेयर कम हो जाएगा, तब भी डोनर वो सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है। लेकिन एक एक्सेप्ट दैट द राइट ऑफ गिफ्ट ऑफ अ पर्सन ऑन डेथ बेड, कोई मरते हुए कोई गिफ्ट दे रहा है, इस ही कैन नॉट गिव मोर देन 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अगर कोई मरते हुए प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे रहा है तो वो 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी से ज्यादा प्रॉपर्टी गिफ्ट में नहीं दे सकता। और वो प्रॉपर्टी, वो जो 1/3 देगा, अपने किसी हायर को नहीं दे सकता। जो उसका मरने के बाद जिनको प्रॉपर्टी मिलेगी डिवीजन में, वो उनको वो प्रॉपर्टी नहीं दे सकता अगर कोई मरते हुए, यानी कि डेथ बेड पर है। वेरिएशन, हिबा बिल इवाज, हिबा बा शुरू सरद सद। अब हम इसको हिबा बिल आवाज, हिबा मीन्स गिफ्ट एंड इवाज मीन्स कंसिडरेशन। Gift for consideration already. It is just a transaction made up of two mutual of मतलब कि तुम मुझे ये दोगे, मैं तुम्हें ये दूंगा। It is for consideration. One gift from donor and one from donee to donor. The gift and return gift are independent, which together make up hiba bil iwaj. In India, it was introduced as a device for effecting a gift of musha in a property capable of division. जैसे डिवीजन के, so he is a gift for, and in reality it is a sale. The registration of the gift is necessary and the delivery of possession is not essential. इसका केस देखते हैं हम। कोई एक्चुअल पेमेंट ऑन द पार्ट ऑफ डोनी ये नेसेसरी होगी। इन खरूजा नुरिसा वर्सेस रोशा बेगम, एडुकेसी ऑफ द कंसिडरेशन इज नॉट द, कि एडुकेट उसके बराबर दिया नहीं दिया ये क्वेश्चन में नहीं होगा, एज लॉन्ग एज द कंसिडरेशन इज बोनाफाइड, सही गुड फेथ में करिए, इट इज वैलिड। अगर वो इनसफिशिएंट है जब भी। A bona fide intention on part of the donor to invest to divest himself of the property is essential. Gift in lieu of dower. In Ghulam Abbas versus Razia,
All High Court, so all India High Court held that an oral transfer of him worth more than 100 cannot be validly made by a Muslim to his wife by way of gift in lieu कि डॉर उसको देना तो उसने प्रॉपर्टी दे दी 100 रुपए से ज्यादा बोलकर, विच इज ऑल्सो इट इज नाइदर हिबा नॉर हिबा, इट इज अ सेल एंड मस्ट रन थ्रू अ रजिस्टर, क्योंकि ये हिबा नहीं हुआ ना, क्योंकि वो तो उसको डॉर दिया, तो ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि 100 रुपए से ज्यादा प्रॉपर्टी जो भी होगी हम बोल के नहीं दे सकते, इट शुड बी रजिस्टर्ड। हिबाबा शर्तुल इवाज, शर्त means stipulation and हिबाबा शर्त में means a gift made with a stipulation for return, शर्त कि मैं ये गिफ्ट जब दूंगा जब तुम मेरा ये काम करोगे, whatever the things are, I'm just giving you one example. The payment of consideration is not immediate, but the delivery of possession is essential. The transaction becomes final immediately upon delivery. When the consideration is paid, it assumes the character of a sale and is subject to preemption. As in sale, either party can return the subject of the sale. In case of a defect, it has the following reading. पोजीशन नेसेसरी होगी रिकवेबल जब तक इवाज नहीं, इट बिकम्स इरेवोकेबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ इवाज, जैसे उसका वो कंसिडरेशन दे देता है वो ट्रांजेक्शन में मतलब कि वही उसकी शर्ट कंप्लीट में अज्यूम्स द करेक्टर ऑफ अ सेल, सेल हो जाती है, एक तरीके से सेल ही है किसी शर्ट, बट उसको गिफ्ट बोलते क्योंकि प्रॉपर एंड वो नहीं होता ना कंसिडरेशन। In general, hiba bil iwaj and hibaba shartu are similar in the sense that they are both gifts for, and gifts must be made in compliance with all the rules relating to simple gifts. ये इसका मैंने वो कर रखा है डिफरेंसेस आप लोगों के लिए अलग से चार्ट बना के। ओके अब हम देखते हैं वॉइड गिफ्ट्स कौन से होते हैं। गिफ्ट इन फ्यूचर, फ्यूचर वाले गिफ्ट, अ थिंग दैट विल कम इनटू इन फ्यूचर कैन नॉट बी, जैसे हम अनबॉर्न चाइल्ड को नहीं दे सकते क्योंकि मिसकैरेज हो जाए, 100 चीजें। कॉन्टिंजेंट, इफ a gift that after the happening of a contingent is void, कि अगर आज रात को बारिश होगी तो मैं तुम्हें ये दूंगा, कॉन्टिंजेंट इवेंट हो गया और यहाँ है या बारिश ही नहीं हुई है सदियों से, और मान लो यार रोज बारिश होती रहती है 1-2 दिन बाद, तो वो वैलिड होगा। ओके गिफ्ट ऑफ अ कंडीशन, अ गिफ्ट मस्ट ऑलवेज भी अनकंडीशनल होना चाहिए, लेकिन अगर गिफ्ट कंडीशन के बाद बन रहा है तो गिफ्ट द गिफ्ट बट द कंडीशन बिकम वॉइड, गिफ्ट वैलिड हो जाएगा बट वो कंडीशन पूरी नहीं होगी क्योंकि वो गिफ्ट होता है सिर्फ ए गिफ्ट बी हिज हाउस ऑन अ कंडीशन दैट बी विल नॉट सेल, और बी विल सेल इट ओनली टू सी द कंडीशन एंड बी टेक्स द फुल राइट्स ऑफ द हाउस। Doctrine of Musha. Musha means undivided share in the property. The gift of undivided share in an indivisible property is valid under all schools, but there is no unanimity of opinion amongst different schools about gift of undivided share in a property that is divisible. हम इसके illustration से इसको समझते हैं। A, B, C are the co-owners of a house. Since a house cannot be divided, A can give his undivided share of the house to D in gift. को ओनर से हाउस डिवाइड नहीं हो सकता, तो ए क्या करेगा, जो उसका शेयर है, जो उसका हिस्सा है, वो डी को गिफ्ट में दे देगा। ए बी एंड सी आर द को ओनर्स ऑफ 3 टन्स ऑफ वीट अंडर शफिया एंड इतना अंसारी लॉ। ए कैन गिव हिज अनडिवाइडेड शेयर ऑफ द वीट टू डी if he withdraws control over of it, but A cannot do so unless the wheat is divided. Okay, and A delivers the possession of 1 ton of wheat to D. Gift of Musha where property indivisible. A valid gift may be made of an undivided share in property which is not kept. वो हो ही नहीं सकती पार्टीशन, तो खाली उस शेयर का वो डोनेट कर देगा। और जहाँ पे डिविजिबल हो सकती है, गिफ्ट ऑफ एन अनडिवाइडेड मूशा इन प्रॉपर्टी विच इज कैपेबल ऑफ डिविजन इज इरेगुलर, वो फसीद बट नॉट वॉइड नहीं होती। द गिफ्ट बीइंग बट नॉट वॉइड, इट मे बी परफेक्टेड एंड रेंडर्ड वैलिड बाय सब्सिक्वेंट पार्टीशन एंड डिलीवरी। ओके exceptions देखते हैं मोशा के। A gift and of an undivided share, though it be a share in property capable of division, is valid from the moment of the gift, even if the share is not divided off and delivered to the donee in the form where the gift is made by one co-heir to another। तो इसमें तो होगा ही नहीं, शेयर क्या हो, पार्टीशन क्या हो। where the gift is of a share in जमींदारी और तालुका, where the gift is of a share in freehold property।
अब हम देखते रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट। अंडर मुस्लिम लॉ ऑल वॉलंटरी ट्रांजेक्शन आर रिवोकेबल एंड सो अंडर gift is revocable. In Shia law, a gift can be revoked by mere declaration, while in Sunni it can be intervention of the court. सुन्नी में खाली कोर्ट से, शिया में मेयर। ये सारे बाकी जो कुछ गिफ्ट्स होते हैं वो एब्सोल्युटली इरेवोकेबल होते हैं, जब डोनर मर जाता है या डोनी मर जाता है। ओके, और ये कुछ और सिचुएशन है। ये टॉपिक मैंने डाल दिया बट इज नॉट टू इम्पोर्टेंट, बस कि एक बार आप लाइन ले लो एडमिनिस्ट्रेशन वाली, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सक्सेशन इज इम्पोर्टेंट, वी विल डू द सक्सेशन पार्ट।